हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। पिछला हम लोग का चैप्टर था संख्या पद्धत, जो आप लोगों के सहयोग से वह चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया है। आज हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बहुपद, जिसका हम लोग क्या करेंगे, आज परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है और कैसे उसको समझा जाए और कैसे इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही सरल किया जाए। तो आइए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बहुपद से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं सबको कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुपद में एक टॉपिक आता है दोस्तों, चर चर राशियां और अचर राशियां, जो हमें क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों चर राशियां और अचर राशियां, फिर बहुपद के बारे में, व्यंजक के बारे में, समीकरण के बारे में, फिर डिग्री के बारे में यानी घात के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। आइए हम लोग समझते हैं चर क्या होता है या चर किसे कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चर को समझना है तो आप चर को ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारी क्या होती है दोस्तों, जितने भी हमारी जो ए से लेकर के जेड तक अक्षर होते हैं, हमारे ए से लेकर के जेड तक जितने अक्षर होते हैं, इस सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चर राशि कहलाते हैं। अर्थात यानी ए से लेकर के जेड तक जितने अक्षर हैं, इनका मान कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों। ए का मान कुछ भी हो सकता है। ए का मान 2 भी आ सकता है किसी किसी समीकरण में, या ए का मान 5 भी आ सकता है, यक्स का मान 3 भी आ सकता है, यक्स का मान -3/2 आ सकता है। यानी इनका कोई मान फिक्स नहीं रहता। तो इनका मान क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चर राशि कहते हैं। अगर कोई व्यंजक या समीकरण या बहुपद लिखा हो, जैसे 3x² प्लस में 4 लिखा हो, तो हम पूछेंगे इसमें चर राशि कौन सी है। तो चर राशि हमारी क्या है दोस्तों, यक्स है। क्या है दोस्तों? यक्स है। यह हमारी क्या है, चर राशि है। तो चर राशि और अचर राशि को क्या करते हैं, आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। ए से लेकर के जेड तक जितने अक्षर हमारे होते हैं, वो सब के सब क्या है, एग्जाम्पल के रूप में चर राशि है। क्या है दोस्तों? यह चर राशि है। इसको उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगला हम लोग का क्या है, अगला हम लोग का एक टॉपिक है अचर राशि। तो दोस्तों जो ए से लेकर के जेड तक हमने अक्षर जो बताया, उस सब के सब हमारी क्या थी, चर राशियां थी। क्या थी? सब के सब हमारी चर राशियां थी। लेकिन जो संख्याएं होती हैं, जो क्या होती है, नंबर्स, जो संख्याएं हमारी होती हैं, तो जितनी भी संख्याएं होंगी, वो सब की सब संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, अचर राशि कहलाएंगी दोस्तों। क्या कहलाएंगी? अचर राशि कहलाएंगे या अचर पद कहलाएंगे। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे 3x² है, प्लस में 4x है, और प्लस में क्या है, 5 दिया हो, तो हम आपसे पूछे कि इसमें अचर पद कौन है। तो यह अचर पद हमारा क्या है, 5 है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अचर पद मेरा क्या है, 5 है। क्योंकि यह 5 देहरादून में चले जाइए तब भी उसको हम लोग 5 बोलेंगे। कहीं भी चले जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दिल्ली चले जाइए तब भी इसको हम 5 ही बोलेंगे, इसका मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मान बदलेगा नहीं। यानी मान इसका स्थिर होता है, फिक्स होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर, मान नहीं बदलता। अचर वाले में क्या होता था, मान बदलता रहता है। यक्स का कुछ और मान आ सकता है किसी समीकरण में, किसी दूसरे समीकरण में अलग मान आ सकता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलेगा। 5 है तो 5 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या हमारा टॉपिक है, चर और अचर को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगला हम लोग का टॉपिक है पद। क्या है दोस्तों? पद। पद क्या होता है, प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ जितनी भी संख्याएं जुड़ी हो, चाहे वह चर पद जुड़ा हो चाहे अचर पद जुड़ा हो, उनको हम देख करके काउंट करते हैं कि उसमें पदों की संख्या कितने हैं। जैसे में मान लीजिए, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3x² और प्लस में हमने लिखा 4x और माइनस में हमने लिखा 4। तो हम आपसे पूछेंगे दोस्तों इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितने पद है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यहाँ माइनस से जुड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यह अपने आप में एक पद है, यह अपने आप में एक पद है, और यह भी अपने आप में एक पद है। तो पदों की कुल संख्या हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी? पदों की कुल संख्या हमारे निकल के आ जाएगी 3 पद। इस जो भी बहुपद दिया गया है, इसमें कुल पदों की संख्या हमारी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। लेकिन अगर हम लिख दे 3x मल्टीप्लाई में लिख दे 4, तो हम पूछे इसमें बताइए कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर जी एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, और 2 पद बोल देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 12x हो जाएगा, और 12x क्या है? एक पद है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम एक पद बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। केवल प्लस हो या माइनस हो, प्लस या माइनस से कोई चीज अलग है, कोई चर राशि या अचर राशि अलग है, तभी वह पद में काउंट होगा। अन्यथा गुणा में या भाग में वो पद के रूप में काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7 दिया है, 3x दिया है, यहाँ पर 5y दे दिया है, तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए इसमें कितने पद है, तो आप गलती से भी 3 पद मत बोल दीजिएगा, क्योंकि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिहाई 15, और 15 सत्ते कितना होगा? तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? XY। यह हमारा टोटल एक ही पद है। क्या है दोस्तों? टोटल मेरा एक ही पद है। गलती से कहीं 3 पद मत बोल दीजिएगा। लेकिन अगर यही लिखा हो, 7 लिखा हो, और गुणा के स्थान पे प्लस लिखा हो, यहाँ पे 3x लिखा हो, और प्लस में या माइनस में 5y लिखा हो, अब इसमें कितने पद हैं? तो इसमें पदों की संख्या 1 2 3 हो जाएगी दोस्तों। कितने पद निकल करके आ जाएंगे? 3 पद निकल करके आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। पद को हम 3 रूप में मान सकते हैं, पद को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है एक पदी। क्या होता है दोस्तों? एक पदी। दूसरा हमारा होता है द्विपदी। क्या होता है? द्विपदी। और तीसरा हमारा होता है त्रिपदी। क्या होता है? त्रिपदी। यानी ऐसे बहुपद। अभी बहुपद को हम लोग दोस्तों समझेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें क्या है? एक ही पद हो, एक ही पद, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी। क्या कहेंगे? एक पद। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मान लीजिए 3x, या केवल x, या केवल y², या केवल z, यह सब क्या है? एक पदी है। क्या है दोस्तों? एक पदी है। क्या हम आपसे पूछे, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे कि 4 × 3x, बताइए कितना पद है इसमें? तो आप कहेंगे 2 पद, जो कि बिल्कुल गलत है। यह हमारा कितना पद है इसमें? तो मात्र एक ही पद है दोस्तों। कितना पद है? मात्र एक ही पद। क्योंकि गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12x, और 12x हमारा क्या है? एक ही पद के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग इसको हम एक पदी बहुपद बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद बोलते हैं। इसमें आइए, तो इसमें क्या होगा? प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ, या तो माइनस के साथ जुड़ा हो कोई संख्या, या प्लस के साथ कोई जुड़ा हो संख्या, तो हमारा क्या होगा? द्विपदी होगा। गुणा या भाग के साथ न जुड़ा हो, प्लस या माइनस के साथ अगर उसमें टर्म जुड़े हुए, पद जुड़े हुए हैं, तो वह द्विपदी होगा दोस्तों। क्या होगा? द्विपदी होगा। ठीक इसी प्रकार त्रिपदी का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, तो यह हो जाएगा हमारा x² प्लस में हो जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा 3। अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर जी प्लस से जुड़ा हुआ एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, और एक पद यहाँ हो गया, तो कुल कितने पद हो गए? 3 पद। और 3 पद वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिपदी बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे हम पूछ दे 4x और प्लस में 5x, बताइए इसमें कितने पद हैं? तो आप कहेंगे सर जी प्लस से जुड़ा हुआ है, यह 4x है, यह 5x है, तो यह हमारा 2 पद हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप क्या कर सकते हैं? अगर चर राशि सेम सेम है, यानी दोनों चर राशियां एक समान है घात के रूप में, तो आप इसको जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 9x हमारा कितना पद है? एक पदी है। क्या है दोस्तों? एक पदी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और पद आपको अच्छे तरीके से काउंट करना आ गया होगा। पद के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। पद को हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? किसी पद को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो उसको देखिए जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। कौन सा रूप, मानक रूप बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम मानक रूप को देखें, अगर हम क्या देखें, मानक रूप को देखें, इसमें क्या होता है, यह होता है, मान लीजिए कि हमें x+1 लिख दिए, क्या लिख दिए, x+1। तो यहाँ पर क्या है, चर के ऊपर एक ही घात है, क्या है दोस्तों, एक ही घात है। इसको हम लोग मानक रूप के अगर रूप में लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें एक ही पद है, इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक पद। क्या बोलेंगे, रैखिक पद। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग रैखिक पद बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका या अगर देखा जाए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है ax प्लस में क्या होता है, c होता है, ax प्लस क्या होता है, c होता है, या b लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए b एक अचर पद है, तो ax प्लस में b हो जाएगा, या ax माइनस में b हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पाला हो गया, इसको हम लोग रैखिक पद बोलेंगे या रैखिक समीकरण, रैखिक पद बोलेंगे। अगर इसके बराबर 0 मान लेंगे तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। अभी समझेंगे तो समीकरण क्या होता है। दूसरा हमारा क्या बचेगा, मान लीजिए x² प्लस में 4x, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती पद। क्या बोलेंगे, द्विघाती पद। या द्विघाती बहुपद बोल देंगे या द्विघाती पद बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम ax² प्लस में क्या होता है bx प्लस में c, इस रूप में रहेगा, या इस रूप में रहेगा, या इस रूप में रहेगा। अगला क्या है हमारा, मान लीजिए x³ दिया हो और प्लस में क्या दिया हो, मान मान लीजिए 5x² दिया हो, और यहाँ पर माइनस में 2x दिया हो, प्लस में 4 दिया हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसका अगर संकेत देखा जाए तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ax का स्क्वायर, सॉरी ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में क्या होता है, d होता है। यह हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। यहाँ हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c, और तीसरा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। ये हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कुछ फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि इसके आगे कोई घात नहीं हो सकता, इसके आगे भी घात हो सकते हैं, लेकिन हम लोग रैखिक मतलब एक अधिकतम घात एक हो, द्विघाती मतलब अधिकतम घात दो हो, त्रिघाती मतलब अधिकतम घात क्या हो, तीन हो। किसी भी चर राशि पे अधिकतम घात अगर 3 है तो वो त्रिघाती है, अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती है, अधिकतम घात 1 है तो क्या है, रैखिक है। उसका यह स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, फॉर्म होता है। एक चीज और आपसे पूछे यहाँ पे हम प्रश्न, बताइए 4x², 4x² अब प्लस में 5, बताइए इसमें टर्म कितने हैं, पद कितने हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, कहेंगे सर जी इसमें केवल 2 ही पद हैं। केवल कितने पद हैं, 2 ही पद हैं। लेकिन आप फंस जाएंगे दोस्तों, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो यह कौन सा वाला है, स्क्वायर वाला है। और स्क्वायर वाले में कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। एक पद इसमें से क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। असली में यह कैसा था, तो असली में देखिए दोस्तों ऐसा था, 4x² प्लस में क्या था, 0 के साथ x का मल्टीप्लाई किया गया होगा, क्योंकि 2 के बाद एक ही घात का नंबर होता है, और प्लस में रहा होगा 5, यक्स के पावर 1 लगा होगा। तो यक्स के पावर 1 का मतलब, सॉरी यक्स के पावर क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो यहाँ 1 लगा है, ठीक है। अब इसका गुणा किया गया होगा तो क्या हो गया, 0 हो गया है। इसका गुणा करने के बाद क्या हो गया, 0 हो गया है। तो 0 हो गया तो इसमें केवल मात्र यह पद और यह पद बच गया है, यह वाला पद गायब हो गया है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या हमारे 3 निकल करके आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, पदों की संख्या 3 निकल करके आ जाएगी। इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए 4x³ दे दिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3x प्लस में लिख दिया 5। तो बताइए इसमें कितने पद हैं, तो आपको देखने में लगेगा कि 1 पद 2 पद 3 पद, लेकिन आप ध्यान से जब गौर करेंगे इसमें क्या रहा होगा, 4x³ प्लस में 0x² रहा होगा, फिर में क्या होगा, यहाँ पर 3x होगा, प्लस में क्या होगा 5 होगा। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जब देखेंगे इसमें कुल मिलाकर के कितने पद हो जाएंगे, इसमें कुल मिलाकर के 4 पद होंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। आप उससे देख करके क्या कर लेंगे, आसानी से पदों को काउंट कर पाएंगे। जैसे में अगर आपसे पूछे कि x² प्लस में 5 में कितने पद हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, चर राशि को देखिए, और चर राशि में जो अधिकतम घात है उसको देखिए। तो 2 घात है
और 2 में क्या कर दीजिए, 1 प्लस करके हमेशा लिख दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा, पदों की संख्या बता देगा। कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे दोस्तों। आइए, उम्मीद करते हैं पद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, व्यंजक। तो हम लोग व्यंजक को और समीकरण को और बहुपद को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ व्यंजक हमें समझना है, साथ ही साथ हमें क्या समझना है, बहुपद समझना है, और साथ ही साथ हमें क्या समझना है, समीकरण समझना है। यदि आपको यह तीनों चीजें अगर स्पष्ट हो जाएंगी तो आप कभी भी सवाल में नहीं फंसेंगे। आपको तीनों चीजों को ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। पहले हम बहुपद को ही समझ लेते हैं। ऐसी चर राशियां जिनके पावर, जिनके पावर घात, मतलब पावर का मतलब क्या, घात, जिनके ऐसी चर राशियां जिनके ऊपर जो घात होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर किसी चर राशि के ऊपर अगर पूर्ण संख्या घात है तो वह हमारा बहुपद है। क्या है दोस्तों, वो हमारा बहुपद है। अगर एग्जाम्पल इसका देखें, एग्जाम्पल देखिए तो क्या देख सकते हैं, अगर हमने लिखा 3x², क्या लिख दिया, 3x², क्या इसमें कोई चर राशि है, बिल्कुल x एक चर राशि है। इसके ऊपर घात देखिए कितना है, तो 2 है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के काउंट करने वाली, गणना करने वाली सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो क्या इसमें 2 पावर के रूप में है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह एक बहुपद हो जाएगा। अगर हमने कहा 4x² प्लस में 5 प्लस में 3x, बताइए बहुपद है। तो हम क्या किए, यहाँ पर 2 घात देख लिए, पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी चर राशि के इसके ऊपर एक घात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के ऊपर पूर्ण संख्या घात है, इसलिए क्या होगा हमारा, यह हमारा बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे x के पावर 1/2 प्लस में 3x² प्लस में हमने 4x² क्यों लिख दिया, बताइए यह बहुपद है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 3 है पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ 2 है पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ इस चर के ऊपर 1/2 घात दे दिया है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि पावर जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर जो दे दिया है भिन्न के रूप में दे दिया है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी को या इसी इसी उदाहरण से हम व्यंजक को आसानी से समझ सकते हैं। जो व्यंजक होते हैं चर राशि और अचर राशि के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जो चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। तो क्या यह व्यंजक है, तो यह हमारा व्यंजक कहलाएगा दोस्तों, यह हमारा कहलाएगा व्यंजक। क्या कहलाएगा, ये मेरा व्यंजक कहलाएगा, लेकिन यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यह हमारा व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर राशि अचर राशि दोनों समाहित है, और दोनों समाहित है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। लेकिन जो व्यंजक होता है वह सभी व्यंजक हमारे क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन जो बहुपद होगा, सभी बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं। यानी जितने भी ये बहुपद हैं इस सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। व्यंजक, सभी व्यंजक हमारे क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। अगर x के पावर मान लीजिए 3/2 लिखा है, प्लस में 5 लिखा है, यह हमारा क्या है, व्यंजक है। लेकिन यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन अगर हमने 3x² प्लस में 5 लिखा, अब माइनस में क्या लिखा, 3x लिखा, क्या एक व्यंजक है, तो यह व्यंजक है और साथ ही साथ हमारा बहुपद भी है। तो व्यंजक भी हो गया हमारा, यह बहुपद हो गया। तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। यानी व्यंजक किसे कहेंगे, इसमें चर राशि और अचर राशियों का समूह होना जरूरी है, उसे हम लोग व्यंजक बोलेंगे। लेकिन बहुपद में क्या है दोस्तों, बहुपद में किसी भी चर राशि के ऊपर एक, यह नियम या रूल है कि उसके ऊपर एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर पूर्ण संख्या है दोस्तों तो हमारा क्या है, एक बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए किसी भी चर राशि पे क्या होना चाहिए, पूर्ण घात होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, पूर्ण घात होना चाहिए, इसलिए वो हमारा बहुपद होगा। नहीं तो नहीं होगा, यह हमारा व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। यह दोनों चीजें अगर समझ में आ रही होंगी
तो आप समीकरण को आसानी से समझ सकते हैं। समीकरण क्या होता है, केवल इनके बराबर जीरो हो जाएगा, यानी अगर कोई बहुपद है उसके बराबर अगर जीरो लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, जीरो लिख दिया गया। यदि कोई क्या है, बहुपद है और उसके बराबर यदि आपको शून्य लिख दिया गया, तो यह हमारा समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। किस में कन्वर्ट हो जाता है, यह हमारा समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। अगर किसी के बराबर अगर जीरो लिखा है तो हमारा समीकरण है, क्या है, समीकरण है। उम्मीद करते हैं आपको अगर बहुपद और व्यंजक और साथ ही साथ समीकरण में पहचान करने के लिए दे दिया जाए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कतई आप नहीं भूलेंगे कि कौन व्यंजक है, कौन समीकरण है, कौन हमारा बहुपद है। आप एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि अब बहुपद है कि व्यंजक है। मान लीजिए हमने लिखा 4x, अब माइनस में लिखा 3x के पावर 5/2 और प्लस में लिख दिया 3। बताइए हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो कहेंगे सर जी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि किसी भी चर राशि के ऊपर हमारी पूर्ण संख्या घात होती है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या घात के रूप में नहीं है, तो ये हमारी बहुपद नहीं है। लेकिन हम पूछे क्या यह आप बता सकते हैं कि यह व्यंजक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल व्यंजक है। इसमें चर राशि और अचर राशि दोनों समाहित है, यह हमारा व्यंजक कहलाएगा, यह हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी के बराबर जीरो मान लें, क्या मान लें दोस्तों, इसी के बराबर यदि जीरो मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इस चीज को आपको भली भांति याद रखनी है दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, तीनों में हमेशा कंफ्यूज मत रहिएगा। आइए अगला टॉपिक हमारा क्या है, समीकरण हम सबने समझाया। समीकरण में क्या होगा, केवल इक्वल टू जीरो लगा होगा। किसी भी चर राशि या अचर राशि के बाद, इस समीकरण के बाद क्या लगा होगा, शून्य लगा होगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, समीकरण बोलेंगे। देख करके बताएंगे बराबर के बाद अगर जीरो लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बोलेंगे। यहीं से तीन चीजें निकल करके आती है। पहली एक होता है रैखिक समीकरण। क्या होता है, रैखिक समीकरण। देखिए बहुपद अलग है और यह समीकरण अलग है। हमने रैखिक बहुपद पढ़ा जिसके ऊपर मैक्सिमम, किसी चर राशि के ऊपर मैक्सिमम घात क्या होता है, एक होता है, वो हमारा रैखिक बहुपद है। किसी चर राशि के ऊपर मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 है, तो हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है। अगर किसी चर राशि के ऊपर अधिकतम घात 3 है दोस्तों, तो हमारा त्रिघाती बहुपद है। लेकिन समीकरण में क्या होगा, रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। जितना गुणनखंड पढ़ते हैं ये सब क्या, द्विघात समीकरण। और तीसरा हम लोग का है क्या, त्रिघात समीकरण। क्या होता है, त्रिघात समीकरण होता है दोस्तों, त्रिघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए x+1 अब बराबर में हमने जीरो मान लिया। क्या मान लिया, जीरो। तो इसमें क्या है, रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए इसको हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा द्विघात समीकरण है। मान लीजिए 2x² प्लस में 3x, और प्लस में हमने क्या लिख दिया, प्लस में हमने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यह हमारा जो होगा, यह हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पावर जो है, इसके पावर हमारा क्या है, मैक्सिमम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिए त्रिघात समीकरण क्या होगा, तो जिसके पावर क्या होगा, अधिकतम घात 3 होगा। क्या होगा दोस्तों, इसके पावर 3 होगा, इसके पावर क्या होगा, 3 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम लोग त्रिघात समीकरण के रूप में जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों, त्रिघात समीकरण के रूप में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला हम लोग का घात या डिग्री किसे कहते हैं, घात या क्या कहते हैं, डिग्री। इसी को हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्या जानते हैं, इसको हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं, कोटि। किसी व्यंजक का या किसी समीकरण का या किसी बहुपद का आपको डिग्री या घात पूछ दे, क्या पूछ दे, घात, तो आपको याद रखना है अधिकतम घात। क्या याद रखना है, बस अधिकतम घात याद रखना है, अधिकतम घात। अधिकतम घात का मतलब मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम, किसी चर राशि के ऊपर अगर मैक्सिमम पावर को देखा जाए तो मैक्सिमम पावर जो होगा ना वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। अधिकतम घात किसी भी चर राशि के ऊपर अधिकतम जो घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। लेकिन हम एग्जाम्पल से समझते हैं, 4x² प्लस में 3x³ प्लस में 2x प्लस में 5 यहाँ पे लिखा है,
अगर पूछ दे इस बहुपद का घात बताइए, क्या बताइए, इस बहुपद का क्या बताइए, बहुपद का घात आपसे पूछ दे तो बहुपद का घात क्या बताएंगे। इसके ऊपर एक घात है, यहाँ पर तीन घात है, यहाँ पर दो घात है। आपको सबसे अधिकतम घात कौन है, तो अधिकतम घात तीन है। यही बहुपद का क्या कहलाएगा दोस्तों, घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही बहुपद का हमारा क्या कहला जाएगा दोस्तों, घात कहलाएगा। इस चीज को नोट करिएगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद घात। अच्छा, बहुपद को हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, तो बहुपद को हम लोग क्या कैसे दर्शाते हैं, पी और एक्स के रूप में। किस दर्शाते हैं, पी और एक्स के रूप में ऐसा दर्शाते हैं। बहुपद का संकेत है, पी का मतलब होता है पोलिनोमियल, और एक्स क्या है, एक चर राशि को दर्शाता है। यहाँ पे कोई भी चर राशि हो सकती है, यहाँ एक्स भी हो सकता है, यहाँ वाई भी हो सकता है, और यहाँ कोई भी हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल यानी बहुपद। इसका एक इस तरह से दर्शाया जाता है, इसके बराबर लिख दिया जाएगा x+1। तो आपको यार इसका मतलब यह है, इससे ज्यादा आपको मतलब नहीं होता है, यह हमारा जो दिया गया है इससे हमारा मतलब होता है, यह संकेत है बहुपद का। आइए दोस्तों, और बहुपद की घात के बारे में समझ रहे हैं, तो हमने 4x लिख दिया, प्लस में 3 लिख दिया। बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, तो आपको बहुपद की घात अगर बतानी है तो बहुपद की घात कितना बताएंगे आप, यक्स बचा है तो यक्स के ऊपर कितना घात होगा, एक होगा। इसका बहुपद घात कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। घात क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, एक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई केवल संख्या लिखी हुई है, क्या यह बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है, यक्स छिपा हुआ है। यक्स के पावर 0 लग गया होगा, और इसके बाद यक्स के पावर 0 किसी भी चर राशि के ऊपर अगर शून्य घात लगा है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है। तो यक्स के ऊपर 0 घात लगा, इसका मतलब क्या है, एक घात है। इसका जब गुणा हुआ होगा तो 3 गुणे एक, इसका गुणा किया तो कितना आ गया, 3। तो 3 भी हमारा बहुपद है। और इसका अधिकतम घात क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम घात क्या होगा, शून्य। इसलिए बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात क्या कहलाएगी हमारी, बहुपद की घात हमारी शून्य हो जाएगी। कितने हो जाएगी, शून्य हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला हम लोग का गुणांक है। तो किसी बहुपद का आपको गुणांक निकालना हो तो आप आसानी से कैसे गुणांक को निकालेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, कोई क्या दिया है, बहुपद दिया, एक्स दिया है, प्लस में एक्स 2x² दिया है, प्लस में 3 दे दिया है। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पहला कहेगा यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक। और दूसरा पूछेगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है तो यक्स स्क्वायर के आगे देखिए क्या गुणा किया गया है, तो यक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अगर यक्स का गुणांक पूछता है तो इसके आगे क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या यह फिक्स रहता है, यही इनका गुणांक होगा, नहीं। हर व्यंजक में, हर समीकरण में, या फिर हर बहुपद में सबका गुणांक अलग अलग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, गुणांक अलग अलग हो सकता है। तो अगर पूछे आपसे 3x प्लस में 5x² माइनस में 2, इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 5। तो यही क्या हो जाएगा, 5 इसका गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर आपसे पूछे -3x² प्लस में 2 प्लस में 3x, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे -3 है, तो इसका क्या गुणांक हो जाएगा, -3 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। शून्य पूछ रहा है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका यानी शून्य बताना है। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शून्य क्या होता है, किसी बहुपद को, किसी बहुपद को शून्य करने के लिए जो चर राशि का मान होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। किसी बहुपद को शून्य करने के लिए जो चर राशि का मान निकल करके आएगा दोस्तों, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 3x, अब माइनस में हमने लिखा 9, आई इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। क्या लिख दिया दोस्तों, 0। या 0 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 3x-9 कोई बहुपद है। अगर इस बहुपद का आपको शून्य बताना हो तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि x का ऐसा मान पुट कर दीजिए कि यह 0 हो जाए। x का ऐसा मान यहाँ रखिए कि यह क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3 गुणे x का मान लीजिए हमने 3 लिया, माइनस में क्या हो गया, 9। और 3 तरीका क्या होगा, 9। और माइनस में क्या होगा, 9। 9 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, शून्य। तो बताइए दोस्तों, यह शून्य हुआ कि नहीं हुआ। तो x का कौन सा मान रखने पर शून्य हुआ है, तो x का मान 3 रखने पर।
3 इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। एक तरीका दूसरा तरीका क्या है, इसके बराबर आप 0 मान लीजिए, 9 को पक्षांतर करिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में 2 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 3। 3 से काटेंगे 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9। x बराबर निकल के आएगा हमारा 3 निकल करके आ जाएगा। तो 3 यहाँ x का मान निकल के आ गया, मतलब x के स्थान पे क्या रखना था, 3 रखना था। तो इस तरीके से आप शून्यक पता कर सकते हैं। कोई कोई शून्यक किसी बहुपद का शून्यक है कि नहीं इस पता करने के लिए उस चर राशि का मान वहां पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं 4x, अब माइनस में यहाँ पर दिया हो 8, अगर पूछे कि x बराबर दिया है कितना, x बराबर 2, तो यह बताइए कि यह x बराबर 2 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, इसमें पुट करना है 4 गुणे x के स्थान पे 2 रखिए, माइनस में क्या रहेगा 8, 4 दूनी 8 माइनस 8, और 8 में से 8 घटे कितना बचेगा, शून्य। बताइए इसका बहुपद है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है, बिल्कुल शून्यक है, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है। तो चर राशि का ऐसा मान जो किसी बहुपद में मान रखने पर वह शून्य हो जाता है तो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इतने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग चैप्टर को चालू करेंगे और यहाँ पर एक एक एक्सरसाइज क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। जो भी डाउट रह गया होगा दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं चैप्टर चालू करूंगा तो उसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा किए गए कमेंट का जो भी सोल्यूशन निकल करके आएगा, जो भी हमारे पास जो भी उसके हल करने लायक होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हल करके उन सभी टॉपिक को समझा करके अगले वीडियो में हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।